बच्चे जो आज हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है डोमेन थ्योरी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे बात की थी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को स्ट्रांगली क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक स्ट्रांग मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस एक दूसरे को स्ट्रांगली सपोर्ट क्यों करती हैं, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक स्ट्रांग मैग्नेट क्यों है, क्यों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा है। हमने कहा था डाया की मैग्नेटाइजेशन 0 है, पैरा की मैग्नेटाइजेशन वीक है, जबकि फेरो की मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा होती है। तो क्यों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, क्यों इन मटेरियल्स की जो मैग्नेटाइजेशन है वो बहुत ज्यादा होती है या बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट्स हैं ये, तो उसकी वजह हमने जाननी है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी मैग्नेटाइजेशन इसलिए बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि उनके अंदर डोमेन्स पाई जाती हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को समझने के लिए या ये समझने के लिए कि क्यों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग होती है, ये चीज समझने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी डोमेन थ्योरी। तो डोमेन थ्योरी क्या है? एक्चुअली जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जस्ट लाइक स्टील, फॉर एग्जांपल ये स्टील है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर डोमेन्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या चीज पाई जाती है? डोमेन्स। ये छोटे छोटे रीजन्स हैं, इन रीजन्स को हम किसका नाम देते हैं? डोमेन्स। ये सारी डोमेन्स हैं, ठीक है ना, डोमेन्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो एग्जिस्ट करता है हमारे पास, उसके अंदर क्या पाई जाती हैं? डोमेन्स। डोमेन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली मैक्रोस्कोपिक साइज के रीजन्स होते हैं, ठीक है ना। दीज आर macroscopic regions in ferromagnetic materials। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक साइज के क्या हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक साइज के क्या है? रीजन्स हैं, ठीक है ना। ये रीजन है, ये मैक्रोस्कोपिक साइज का रीजन है, मिलीमीटर साइज के रीजन्स हैं, ठीक है ना। ये रीजन ये सारे ये डोमेन है सारी, ठीक है ना। अब इन डोमेन्स के अंदर एटम पाए जाते हैं, ठीक है ना। ईच डोमेन कंटेन 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 16 एटम्स। हर एक डोमेन के अंदर 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 16 तक क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, ठीक है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक जो हमारे पास सिंगल डोमेन है उसके अंदर सारे के सारे एटम्स की अलाइनमेंट एक जैसी होती है, ठीक है ना। तमाम के तमाम जो एटम्स हैं उनकी अलाइनमेंट क्या होती है? एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल डोमेन है ना, तो यहां सारे के सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, ठीक है ना। इस डोमेन के अंदर भी एक डोमेन के एटम्स की ओरिएंटेशन दूसरे डोमेन के एटम्स की ओरिएंटेशन से क्या होती है? मे भी डिफरेंट हो, बट एक जो सिंगल डोमेन होगी उसमें सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं? उनकी अलाइनमेंट सेम होती है। अलाइनमेंट सेम होने का मतलब है कि सारे के सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में क्या है? अलाइन है, ठीक होगी बात। इसमें भी एटम्स एक खास डायरेक्शन में क्या होंगे? अलाइन होंगे। इस डोमेन में भी एटम्स एक खास डायरेक्शन में। सो हर एक डोमेन के अंदर एटम्स एक खास डायरेक्शन में क्या होते हैं? अलाइन होते हैं। इसका मतलब है कि हर एक डोमेन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इस डोमेन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी हर एक डोमेन। ये डोमेन एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ये डोमेन एक छोटे से मैग्नेट की तरह, हर एक डोमेन एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और हर एक डोमेन के अंदर एटम्स की खास क्या अलाइनमेंट है, यानी हर एक डोमेन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए ना। अब अगर देखें कि नॉर्मली अगर देखें तो ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये जीरो मैग्नेटाइजेशन शो करता है। जीरो मैग्नेटाइजेशन शो करने का मतलब है कि ये रैंडमली ओरिएंटेड है। इस डोमेन की अपनी मैग्नेटाइजेशन है, इसकी अपनी है, इसकी अपनी है। हर एक डोमेन की मैग्नेटाइजेशन दूसरी डोमेन की मैग्नेटाइजेशन से डिफरेंट है, इसलिए ये नेट मैग्नेटाइजेशन क्या देता है? नॉर्मली 0 देता है। लेकिन इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं,
यानी डोमेन थ्योरी के अंदर दो तीन बातें की कि डोमेन्स हमारे पास मैक्रोस्कोपिक साइज के रीजन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। इन डोमेन्स के अंदर एटम्स पाए जाते हैं और हर डोमेन के अंदर एटम्स की अलाइनमेंट सेम है। एक डोमेन की अलाइनमेंट दूसरी से डिफरेंट है, लेकिन एक जो सिंगल डोमेन है ना उसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 की पावर 12 से 10 की पावर 16 तक एटम्स है। तो जितने के जितने एटम्स होंगे सारे एक ही डायरेक्शन में क्या होंगे, अलाइन होंगे। अब सारे के सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने का मतलब है कि हर एक डोमेन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। इस डोमेन की अपनी है, इसकी अपनी है, इसकी अपनी है, समझ गया ना। तो हर एक डोमेन की अपनी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन मैंने कहा कि नॉर्मली जब हम देखते हैं कि जब हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की होती तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जीरो मैग्नेटाइजेशन शो करता है। वजह क्या है, दीज रैंडम अलाइनमेंट्स, ये डोमेन्स के सारे की सारे डोमेन्स के एटम्स रैंडमली अलाइन है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। बट इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखोगे, फॉर एग्जांपल ये स्टील था, इसको किसके अंदर रखा आपने, उठा के एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा हमने उठा के। तो एक्सटर्नल फील्ड का मतलब है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की इसके ऊपर, हमने बैरूनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पहले ये डोमेन्स रैंडमली अलाइन थी, ठीक है ना। यानी इस डोमेन के एटम इस डायरेक्शन में सारे के सारे, इसके सारे के सारे ऐसे अलाइन है, इसके सारे के सारे ऐसे अलाइन है। तो हर एक डोमेन के अलाइनमेंट क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारी की सारी डोमेन किसकी डायरेक्शन में जाएंगी, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। यानी हर एक डोमेन की एटम्स की अलाइनमेंट किधर जाएगी, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। ये ऐसे ये भी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे। हर एक डोमेन के एटम्स एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो डोमेन्स की अलाइनमेंट एक जैसी होना शुरू हो जाएगी। जो डिफरेंट डोमेन्स हैं वहां एटम्स की अलाइनमेंट क्या होगी, एक जैसी हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की किसी वैल्यू पे ये सारी की सारी डोमेन्स एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में चली जाएंगे तो मटेरियल बन जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का मटेरियल बनेगा जिसकी एक स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन होगी, जिसकी एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी अपनी। तो बेसिकली हमने कहा था कि क्वेश्चन हमारा ये था कि क्यों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, क्यों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक स्ट्रांग मैग्नेट है। उसकी बेसिक वजह क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर डोमेन्स पाई जाती है। डोमेन्स की कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज हमने देखी कि ये मैक्रोस्कोपिक साइज के रीजन्स है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, और इनके अंदर क्या पाई जाती है, एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक साइज रीजन्स। और दूसरी बात, इनके अंदर 10 की पावर 12 से 10 की पावर 16 एटम्स है। इसके बाद वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि हर एक डोमेन के अंदर एटम्स की अलाइनमेंट एक जैसी होती है। हर एक सिंगल डोमेन के अंदर एटम की अलाइनमेंट एक जैसी है, बट एक डोमेन की अलाइनमेंट दूसरी डोमेन की अलाइनमेंट से क्या है, डिफरेंट है। अब हर एक डोमेन एक छोटा सा मैग्नेट है क्योंकि इसके अंदर एटम्स अलाइन हैं, इसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। ये टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये इसका अपना नॉर्थ साउथ पोल होगा, इस डोमेन का अपना नॉर्थ साउथ पोल होगा, इस डोमेन का अपना नॉर्थ साउथ पोल होगा। सो हर एक डोमेन एक टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बट नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो देती है। वजह क्या है कि डोमेन्स की एक डोमेन की अलाइनमेंट दूसरी डोमेन से डिफरेंट है। अब जब हम इस तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे, पहले सारी की सारी डोमेन्स डिफरेंट अलाइन थी, हर एक डोमेन के एटम्स डिफरेंट अलाइन थे। अब सारी की सारी डोमेन्स के एटम्स किधर जाएंगे, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। देखिए इसकी अलाइनमेंट ऐसी थी, ये भी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में गई। सपोज हमने फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई की हुई है, इसके एटम भी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। फील्ड को बढ़ाते जाएंगे, फील्ड की किसी वैल्यू पे, किसी खास वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना, सारे के सारे जो हमारे पास डोमेन्स के अंदर मौजूद एटम्स हैं वो किसकी डायरेक्शन में चले जाएंगे, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में चले जाएंगे। सो सारी की सारी डोमेन्स की अलाइनमेंट एक जैसी हो जाएगी। जब सारी की सारी डोमेन्स की अलाइनमेंट एक जैसी हो जाएगी तो इस तरह का मटेरियल जो बनेगा वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला मटेरियल होगा और इसे हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सिंपल डोमेन थ्योरी ये कहती है कि नॉर्मली डोमेन्स, एक डोमेन के अंदर एटम्स एक जैसे अलाइन है, लेकिन एक डोमेन के एटम्स की अलाइनमेंट दूसरी डोमेन के एटम्स की अलाइनमेंट से क्या है, डिफरेंट है।
अब जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे के सारे डोमेन्स किसकी डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं। इस तरह से डिफरेंट डोमेन्स के अंदर मौजूद एटम्स की अलाइनमेंट एक जैसी होना शुरू हो जाती है और मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, एक स्ट्रांग मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। इस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब डोमेन थ्योरी के बाद हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो दो तरह की, दो क्लासेस है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। तो वो क्लासेस हमने स्टडी करनी है। एक है हमारे पास सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, जिनमें वीक मैग्नेट बनता है, समझ गए ना। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं कि दोज मटेरियल्स इन व्हिच डोमेन्स आर क्विकली अलाइन एंड डी अलाइन। हमने कहा ना कि हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके डोमेन्स को अलाइन करते हैं और साथ साथ डी अलाइन भी कर सकते हैं। तो इन मटेरियल्स के अंदर डोमेन्स जल्दी अलाइन हो जाती है। देखिए हमने कहा था ना, ये फॉर एग्जांपल एक स्टील है या कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक की एग्जांपल स्टील है हमारे पास, ये है। देखिए हर एक डोमेन्स के अंदर एटम्स क्या है, रैंडमली अलाइन है, एक डोमेन के अलाइनमेंट दूसरी से डिफरेंट है। अब इनको हमने क्या कहा था कि इस सिचुएशन में स्टील हमें जीरो मैग्नेटाइजेशन देगा, बिकॉज एक डोमेन की अलाइनमेंट, एक डोमेन के अंदर मौजूद एटम्स की अलाइनमेंट दूसरी डोमेन के अंदर मौजूद एटम्स के अलाइनमेंट से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब इन सारे के सारे एटम्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए हमें क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये स्टील का पीस, इसके अंदर मौजूद एटम्स को अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे। पहले अलाइनमेंट डिफरेंट थी डोमेन्स की, अब सारी की सारी डोमेन्स किधर अलाइन होना शुरू हो जाएंगी, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। अब जो हमारे पास सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स होते हैं वो थोड़ी फील्ड के अंदर ऊपर अलाइन हो जाते हैं, दोज मटेरियल्स, ठीक है ना, दोज मटेरियल्स in which atoms are quickly align and ये डोमेन्स कहते हैं, डोमेन्स आर क्विकली अलाइन एंड डी अलाइन, ठीक है ना। इन मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, डोमेन्स जो फौरन से अलाइन भी हो जाती है, साथ साथ डी अलाइन भी हो जाती है, यानी बहुत थोड़ी फील्ड के ऊपर डोमेन्स को हम अलाइन भी कर सकते हैं। यानी अलाइन करने का मतलब है कि मैग्नेटाइजेशन एक स्ट्रांग मैग्नेट बना लेते हैं और क्विकली उनको साथ साथ डी अलाइन भी कर लेते हैं। तो जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स होते हैं यहाँ पे डोमेन्स क्विकली अलाइन भी हो जाती है, साथ साथ उनको डी अलाइन भी कर लिया जाता है। सो जिन मटेरियल्स के अंदर डोमेन्स को आसानी से अलाइन या डी अलाइन किया जा सके उनको हम नाम देते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत थोड़ी फील्ड के ऊपर इनकी डोमेन्स अलाइन हो जाती है, सैचुरेशन आ जाती है और हमें एक स्ट्रांग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मिल जाता है बहुत थोड़ी फील्ड के ऊपर। तो इन मटेरियल्स के अंदर डोमेन्स क्विकली अलाइन और डी अलाइन की जा सकती है। ऐसे मटेरियल्स को हम नाम देते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो एक ये क्लास है, स्टील वगैरह इनकी एग्जांपल है कि स्टील वगैरह के ऐसे मटेरियल्स हैं इनके अंदर डोमेन्स क्विकली अलाइन और डी अलाइन की जा सकती हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ये ऐसे मटेरियल्स हैं जहां पे डोमेन्स आसानी से अलाइन या डी अलाइन नहीं होती। अलाइन करने के लिए बहुत स्ट्रांग फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, या डोमेन्स को डी अलाइन करने के लिए, अलाइन करने का मतलब है कि सारी की सारी डोमेन्स के अंदर मौजूद एटम्स किसकी डायरेक्शन में चले जाएं, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल निकल जो है हमारे पास, ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब इन मटेरियल्स के अंदर क्या होता है,
डोमेन्स के अंदर, इस डोमेन्स के अंदर अलाइनमेंट ऐसी है, सपोज इसके अंदर ऐसी है, इसके अंदर ऐसी है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था कि एक सिंगल डोमेन के अंदर एटम्स की अलाइनमेंट एक जैसी होगी, लेकिन एक डोमेन की अलाइनमेंट दूसरी डोमेन से क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कब मिलेगी या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन कब मिलेगी, जब ये सारी की सारी जो डोमेन है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगी, यानी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। अब ये ऐसे मटेरियल्स हैं, दोज मटेरियल्स in which domains cannot quickly align or de-align, यानी ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर डोमेन्स आसानी से अलाइन या डी अलाइन नहीं हो सकती। डोमेन्स को अलाइन या डी अलाइन करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड देनी पड़ती है। यानी निकल के अंदर अगर हमें डोमेन्स को अलाइन करना है तो हमें सेवरल मेगा जो आपके पास उसमें देनी पड़ेगी एक्सटर्नल फील्ड, ठीक होगी बात। तो कहने का मकसद ये है कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड देनी पड़ती है, तब जाके हमारे पास क्या करते हैं, एटम्स अलाइन या डी अलाइन होते हैं। यानी बहुत हाई फील्ड के ऊपर जाके, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इन मटेरियल्स के अंदर एटम्स को अलाइन या डी अलाइन करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे मैंने निकल की एग्जांपल दी, कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें डोमेन जल्दी से अलाइन भी नहीं होती और जल्दी से डी अलाइन भी नहीं होती। याद रखना, अलाइनमेंट से डी अलाइनमेंट के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, समझ गया ना। तो सॉफ्ट फेरो में वो हम ये सिंपली ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट फेरो जल्दी फेरोमैग्नेट बन जाते हैं, जबकि हार्ड फेरो बहुत देर से फेरोमैग्नेट्स बनते हैं। सॉफ्ट फेरो को फेरोमैग्नेट बनाना आसान है, थोड़ी सी फील्ड देंगे डोमेन्स अलाइन हो जाएंगी या डी अलाइन हो जाएंगी। हार्ड फेरो में बहुत ज्यादा फील्ड देनी पड़ेगी डोमेन्स को अलाइन या डी अलाइन करने के लिए। सो ऐसे मटेरियल जिनमें अलाइनमेंट क्विकली हो जाए, जल्दी फेरोमैग्नेट्स बन जाए, जल्दी मैग्नेट्स बन जाए, उनको हम कहते हैं सॉफ्ट फेरो। ऐसे जिसमें डोमेन्स अलाइन या डी अलाइन आसानी से ना हो, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इसमें आखिरी कंसेप्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। हमने कहा कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में उसके अंदर क्या पाई जाती हैं, डोमेन्स पाई जाती हैं, और हर एक डोमेन के अंदर एटम्स हैं और उनकी एक खास अलाइनमेंट है, बट एक डोमेन की अलाइनमेंट दूसरी डोमेन की अलाइनमेंट से क्या है, डिफरेंट है। ये बातें हमने कही हैं। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी डोमेन्स ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने से ब्रेकिंग ऑफ डोमेन अक्कर होती है, डोमेन्स टूटना शुरू हो जाती हैं, समझ गया ना। डोमेन्स टूटना शुरू हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ाते 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 टेम्परेचर की किसी वैल्यू के ऊपर क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि सारी की सारी डोमेन्स ब्रेक हो जाती हैं। जब सारी की सारी डोमेन्स ब्रेक हो जाए तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में चला जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चला जाता है। डोमेन्स खत्म हो गई तो वो पैरा बन गया। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से ब्रेकिंग ऑफ डोमेन्स अक्कर हुई, डोमेन्स टूटना शुरू हो गई, ब्रेक होना शुरू हो गई। जब डोमेन्स ब्रेक होना शुरू हो गई तो डोमेन्स के ब्रेक होने की वजह से फिर क्या हुआ कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो एक वक्त ऐसा आएगा कि डोमेन्स मैक्सिमम डोमेन्स ब्रेक हो जाएंगी और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या किस में चला जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ने से डोमेन्स ब्रेक होना शुरू होंगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैक्सिमम डोमेन्स ब्रेक हो जाएंगी। जब मैक्सिमम डोमेन्स, ज्यादातर डोमेन्स ब्रेक हो जाएंगी तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में चला जाएगा, पैरा में चला जाएगा। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में जाता है, पैरा में चला जाता है। पैरा में क्यों जाता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से डोमेन्स टूटती है, ब्रेक होती है। एक वक्त ऐसा आता है कि मैक्सिमम डोमेन्स ब्रेक हो जाती है। जब मैक्सिमम डोमेन्स ब्रेक हो जाए तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में चला जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चला जाएगा। तो फेरो चला जाएगा पैरा में। अब हम
इस टेम्परेचर को जिसके ऊपर फेरो पैरा में चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना, जिसके ऊपर फेरो किस में चला जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। समझ गया ना। तो इस तरह से ये हमारे पास टॉपिक खत्म हुआ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा कि सॉरी ये क्यूरी टेम्परेचर है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे डोमेन्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी की सारी डोमेन्स ब्रेक हो जाएंगी। उस वक्त फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में चला जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चला जाएगा। वो टेम्परेचर जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा में चला जाएगा उसको हम नाम देंगे क्यूरी टेम्परेचर का, ठीक है ना। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में चला गया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, उसको हम नाम देंगे क्यूरी टेम्परेचर का। ये हर एक मटेरियल के लिए खास टेम्परेचर है, यानी सिंपल फेरो का टेम्परेचर बढ़ाएंगे डोमेन्स ब्रेक होंगी, एक ऐसा खास वैल्यू होगी टेम्परेचर की जिसके ऊपर मैक्सिमम डोमेन्स ब्रेक हो जाएंगी, फेरो पैरा में चला जाएगा। इस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्यूरी टेम्परेचर। थैंक यू।